हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 के नाम से है। और इस चैप्टर में हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो हम जेनेटिक मटेरियल की तलाश में सर्च कर रहे हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं कि क्या जेनेटिक मटेरियल है, इसे कैसे प्रूव किया गया कि क्या जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए वही एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फटाफट पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा। क्यों? वो प्रिंसिपल या वो एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद भी हमें और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। कैसे अटेंडेंस लगाना है आपको पता ही है, जल्दी बताइए कैसे अटेंडेंस लगाना है। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को और नेबर्स को वीडियो को शेयर करिए, और उनसे भी बोलिए कि जल्दी से पढ़ाई करने के लिए आ जाएं। और जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे, जहां पर भी प्रीवियस वीडियो के कोई भी डाउट है या परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड भी आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हम क्या कवर करेंगे। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल 100% प्रूफ किया गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है ना। बिना किसी शंका के, बिना किसी परेशानी के, मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसा क्लू नहीं छोड़ा कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोटीन भी डीएनए मटेरियल हो, सॉरी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, कुछ नहीं। यहाँ पर फुल प्रूफ के साथ, अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब बिना किसी शंका के यहाँ पर प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए अनइक्विवोकल प्रूफ, तो द अनइक्विवोकल प्रूफ that DNA is the genetic material. राइट तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय एल्फ्रेड हर्शे हर्शे सॉस है ना, चॉकलेट सॉस, एल्फ्रेड हर्शे एंड मराठा, ये तो चेस है ना, मार्था चेस। क्या है? एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन 1952। कब?
52 में, राइट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, ओके। तो इनका जो मटेरियल था जिस पर उन्होंने वर्क किया, दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया, किसके साथ काम किया? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज से बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं समझना है आपको, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्कड विथ वायरस which infect बैक्टीरिया, और इस वायरस का नाम है, इस वायरस का नाम है T2 बैक्टीरियोफेज। तो T2 बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस, राइट। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं ये पॉइंट देखिए। द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया and its genetic material then enters to the bacterial cell। होता क्या है? क्या आपने बैक्टीरियोफेज देखा है? जल्दी बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है बैक्टीरियोफेज, जल्दी बताइए। 11th क्लास में बैक्टीरियोफेज मैंने पढ़ाया है, कहाँ पर? जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े क्या? चलिए तो अब देखिए, द बैक्टीरियल सेल्स ट्रीट विद वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज its own and subsequently manufactures more virus particle। तो देखिए हुआ क्या, मैं बताती हूँ आपको। यहां पर ये क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। इसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है इसका? ई कोलाई, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया? ये ई कोलाई, राइट। अब देखिए, ये है बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियो राइट। तो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज, ओके। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। वहीं पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल। अभी पता नहीं था बट हम मान लेते हैं, राइट। यहां पर ये जो है ये क्या है? कैप्सिड। क्या है?
कैप्सिड, राइट। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड है प्रोटीन कोट। क्या है कैप्सिड? प्रोटीन कोट। तो कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट, राइट। अब हुआ क्या, यहां पर ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, राइट। तो ये जो है किसके कांटेक्ट में आया? बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया। किसके कांटेक्ट में आया? बैक्टीरिया के कांटेक्ट में। और यहां पर क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया कहां पर? बैक्टीरिया के अंदर। तो इसे हम बोलेंगे वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, राइट। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। जब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल या अपना जो सब्सटेंस है, जो इनर सब्सटेंस है, उसको कहाँ पर रिलीज कर देता है? किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन, राइट। तो देखिए, द बैक्टीरियल सेल, क्या बात कर रहे हैं हम? द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, as if it was its own, subsequently manufactures more virus particle। तो अब क्या हुआ, ये जो वायरल डीएनए है वो कहाँ पर आ गया? बैक्टीरिया सेल के अंदर। ये क्या है? वायरल डीएनए, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो इससे पहचान नहीं पाता, वो समझता है कि मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों ऐसा लगता है उसे? क्योंकि ये जो है अपनी जो भी मतलब रेप्लिकेशन के लिए जो भी मशीनरी का यूज करता है वो किसका करता है? बैक्टीरियल सेल का ही। तो बैक्टीरियल सेल पहचान नहीं पाता कि ये मेरा जेनेटिक मटेरियल या मेरा सब्सटेंस है या नहीं, और ये यहाँ पर आकर क्या बनाने लगता है? कॉपीज बनाने लगता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? कॉपीज बन गई। क्या हो गई? कॉपीज बन गई, है ना। तो ये क्या है? कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए, ओके। तो यहाँ पर वायरल डीएनए की क्या बन गई? कॉपीज। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्स द बैक्टीरिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था? आपके हर्शे एंड चेज ने। क्यों किया था? क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, राइट। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले क्या माना जाता था? कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो अब लोगों को डाउट था कि पहले बोला गया प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, वहीं पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से पता चला कि बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है। वो ये बोल रहे थे कि बैक्टीरिया जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, राइट। अब कई जो आपके साइंटिस्ट थे वो नहीं मान रहे थे इस बात को कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कई बोल रहे थे नहीं नहीं, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए कि एक्चुअली में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए यहाँ पर हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर? किसके साथ? यहाँ पर उन्होंने लिया किसको? T2 बैक्टीरियोफेज को, और T2 बैक्टीरियोफेज से उन्होंने एक बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, राइट। तो उनको जानना था क्यों उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज ही लिया, क्योंकि अभी जो साइंटिस्ट है उनके दिमाग में चल रही थी बात आधे लोगों की कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, आधे लोगों के दिमाग में चल रही थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने एक ऐसा वायरस लिया जिसमें उसकी क्या है, जो कैप्सिड है वो किससे बनी है? प्रोटीन कोड से, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या इसमें डीएनए भी प्रेजेंट था। अब ये देखना चाहते थे कि इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन जाता है या डीएनए जाता है, राइट। ये उनको पता करना था। अगर ये पता चल गया तो
तो ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इससे पता चल जाएगा कि भाई अगर प्रोटीन जा रहा है तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, अगर डीएनए जा रहा है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए, दे ग्रो सम वायरसेस ऑन मीडियम that contain radioactive phosphorus and some others on medium that contain radioactive sulfur। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को लिया, है ना, वायरस को लिया, और इन्होंने दो मीडियम बनाए। क्या बनाए? दो मीडियम बनाए। एक मीडियम बनाया रेडियो एक्टिव सल्फर का, दूसरा मीडियम बनाया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का। मैम मीडियम क्यों बनाए? क्योंकि इन मीडियम में किसको ग्रो कराएंगे? मैंने बोला था कल्चर मीडिया होता है, इन मीडियम में किसको ग्रो कराएंगे? ये वायरस को, राइट। अब वायरस को जब ये ग्रो कराएंगे तो जिस मीडियम में सल्फर रेडियो एक्टिव है, तो सल्फर क्योंकि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है तो उसका जो प्रोटीन होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। कैसे मैम? सल्फर कहाँ होता है प्रोटीन में? तो देखिए, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। और हमारे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है। क्या है? सल्फर कंटेनिंग। जल्दी बताइए कौन से अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं? चलिए, एक का नाम मैं दे देती हूँ, दूसरे का आप बताएंगे। हिस्टिडीन क्या सल्फर कंटेनिंग है? जल्दी बताइए। दूसरा कौन सा होगा? जल्दी बताइए, कौन से अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं? तो यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है किसको बनाते हैं? प्रोटीन को। और अमाइनो एसिड में सल्फर है मतलब प्रोटीन में भी सल्फर होगा। अब यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा बनेगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन बनेगा, राइट, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। वहीं पर जो वायरस, जो बैक्टीरियोफेज फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे थे, तो हमने पढ़ा है कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, राइट। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हमारा जो पेंटोस शुगर है, चाहे वो डीऑक्सी हो या राइबोस शुगर हो, पेंटोस शुगर है, डीएनए डीऑक्सी राइबोस होता है। वहीं पर नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस है और हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, तो जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इसमें जो हमने कल्चर किया है वायरस जो है, तो उसमें क्या होगा? उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया दोनों मीडियम में क्या करा है? ग्रो करा है ना, ठीक है। दोनों से वायरस निकाले, दोनों मीडियम के वायरस निकाले, एक वो जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, दूसरा वो जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो इन्होंने ई कोलाई को पहले उस वायरस से, उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, राइट। दूसरा उससे कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। दोनों को पहले इन्फेक्ट कराया, राइट। इन्फेक्ट कराने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या करा? ब्लेंडिंग करी। क्या करी? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? घुमाया उसको, ब्लेंडर्स में घुमाया, राइट। अब ब्लेंडर्स में घुमाते हैं तो क्या होता है? जब बैक्टीरिया से कोई दूसरी बॉडी अटैच है, जैसे कि हम बैक्टीरियोफेज की बात करें जो कि बैक्टीरिया से अटैच है, तो इनके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है, राइट। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग की मदद से हमने क्या करा? बैक्टीरियोफेज का वो पार्ट जो कि बैक्टीरिया की बॉल से अटैच था उसे ब्रेक कर दिया। जो बैक्टीरियोफेज का जो पार्ट जाना था अंदर वो तो चला गया होगा, हमने इसे हटा दिया। अब हमने कराया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कराया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक पूरा मशीन होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जो भी आपका मीडियम है उसे घुमाया जाता है, राइट। हाई स्पीड में घुमाया जाता है। अब जब हाई स्पीड में घुमाएंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, वहीं पे सेडिमेंट हो जाएंगे। वहीं पर जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर तैर जाएंगे, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। इतना हो गया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना हुआ या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ? वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। जिस वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में हमने ग्रो कराया था उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए हमें मिला। वहीं पर
बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला। ओके, वहीं पर बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, है ना। क्यों? जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में कराया तो इनको रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है, प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है, राइट। वहीं पर सिमिलरली उन्होंने वायरस को ग्रो किया किसमें? रेडियो एक्टिव सल्फर में। किसमें ग्रो करा? रेडियो एक्टिव सल्फर में। तो इन्होंने देखा कि इनको जो कॉलोनी मिली, इनको जो स्ट्रेन मिला, ठीक है, कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, है ना। तो इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस को ही रेडियो एक्टिव क्यों लिया? क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, इसीलिए इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो रेडियोएक्टिव फेजेस थे वो क्या करे? अलाउ करे किससे अटैच करने के लिए? ई कोलाई से अटैच करने के लिए। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोड वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, ठीक है। तो क्या किया गया इन्होंने? अब जब यहाँ पर इन्फेक्ट कराया गया, मतलब अटैच कराया गया किसको? रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज को। किससे? यहाँ पर ई कोलाई से। तो क्या हुआ? यहाँ पर जो प्रोटीन है वो अंदर नहीं गया। क्या नहीं गया अंदर? प्रोटीन अंदर नहीं गया। इन्होंने बोला वायरल कोड वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम। इन्होंने क्या किया? इन्फेक्शन करा दिया। इन्फेक्शन कराने के बाद इन्होंने ब्लेंडिंग करी। अब ब्लेंडिंग में क्या हुआ? जो पार्ट वायरस का जो पार्ट बैक्टीरिया के ऊपर था, सरफेस पे प्रेजेंट था, अंदर एंटर नहीं हुआ था, वो ब्लेंडिंग के थ्रू क्या हो गया? बाहर निकल गया, सेपरेट हो गया। क्यों सेपरेट हो गया? क्योंकि वो अलग हो गया, जुड़ा था। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मैंने कुछ पहना है अपने ऊपर, राइट, अगर मैंने सपोज कुछ अपने बाल में लगाया, कुछ भी लगाया, तो अगर मैं घूम रही हूँ बहुत तेज हाई स्पीड से, तो क्या होगा? वो चीज़ निकल के फेंक जाएगी क्योंकि वो मेरे ऊपर लगी है। बट जो मेरे अंदर है, मेरे शरीर के अंदर, वो चीज़ तो निकल के नहीं फेंकेगी ना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जो यहाँ पर बैक्टीरिया की वॉल पे थी वो चीज़, मतलब प्रोटीन कोट रिमूव हो गया। कब? ब्लेंडिंग के दौरान पर। एंड वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूजेस, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो वायरल पार्टिकल अंदर चले गए थे बैक्टीरियल सेल के, उन्हें सेपरेट कराया गया, ठीक है, स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ है। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, indicating that DNA was a material that passed from the virus to the bacteria। इससे क्या पता चला कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वही पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? आगे इतना समझ? तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये। तो देखिए, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव। ये अभी छोड़ो, साइड करो, साइड करो। पहले हम इधर देखते हैं। हमने मीडिया में ग्रो करे, मीडियम में ग्रो करे बैक्टीरियोफेज को। एक उस मीडियम में जिसमें हमने रेडियोएक्टिव सल्फर लिया, दूसरा उस मीडियम में जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था। दोनों बैक्टीरियोफेज को हमने निकाले, मतलब वायरस को निकाला, और ई कोलाई लिया। ई कोलाई ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? ई कोलाई, राइट। तो अब मैंने क्या किया? वो बैक्टीरियोफेज लिया जो कि क्या था? रेडियोएक्टिव सल्फर, राइट, है ना। बैक्टीरियोफेज labeled with
with radioactive sulfur, मतलब S35, हम क्या बोलेंगे इसको S35, राइट। और ये वो है बैक्टीरियोफेज labeled with radioactive phosphorus P32, राइट। इतना समझ में आया। अब क्या किया गया, इन्फेक्शन कराया गया। इन्फेक्शन कैसे कराते हैं, इस वायरस को किसके सरफेस के कांटेक्ट में लाया गया, इकोलाई के कांटेक्ट में, मतलब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज किसके कांटेक्ट में आया, बैक्टीरिया की सरफेस के कांटेक्ट में, मतलब ये हो गया इन्फेक्शन। क्या हो गया, इन्फेक्शन, ठीक है। अब इन्फेक्शन में क्या हुआ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर, है ना, इनर सब्सटेंस है, वो कहाँ पर आ गया, बैक्टीरिया के सेल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, राइट। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आ गया, ये जेनेटिक मटेरियल ये आ गया, राइट। अब क्या हुआ, ये जो पार्ट किससे अटैच था, बैक्टीरिया के सेल से अटैच था, बॉल से अटैच था। अब हमने क्या कराई, ब्लेंडिंग कराई। क्या कराई, ब्लेंडिंग, ठीक है। अब ब्लेंडिंग कराई तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक, है ना। तो ये कैप्सिड जो है वो सेपरेट हो गया किससे, बैक्टीरियल वॉल से, राइट। तो यहाँ पर कैप्सिड सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरियल वॉल, राइट। सेम यहाँ पर भी ये चीज हुई, जब इन्होंने क्या कराया, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया किससे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरियोफेज से। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है ये क्या हो गई, इन्फेक्शन। क्या हो गई, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दौरान जो अंदर इनर सब्सटेंस था किसका, बैक्टीरियोफेज का, वो यहाँ आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या कराया गया, ब्लेंडिंग कराई गई। तो ब्लेंडिंग कराई गई तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड था ये क्या हो गया, ब्रेक, है ना। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ओके। क्या इतना क्लियर है, तो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। अब बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ये किसके अंदर चल रहा है, पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कराया गया, इस टेस्ट ट्यूब क्या करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में टेस्ट ट्यूब्स को फिट कर दिया जाता है, राइट। और फिर क्या होता है, ये बहुत तेज घूमती है, ऐसे 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 घूमते रहती है, अंदर चलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको एक मोशन मिलता, स्पीड मिलती है काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो होता क्या है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में। तो यहाँ पर ये हैवी पार्टिकल्स जो है ये कहाँ चले गए, बॉटम में। मतलब जो बैक्टीरियल सेल है वो कहाँ चला गया, बॉटम में, राइट। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऊपर रह गया, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सुपरनेटेंट। ये क्या हो गया हमारा, सुपरनेटेंट, है ना। और ये क्या है, सेडिमेंट, राइट। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जब
हमने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, राइट। तो जो हल्का पार्टिकल था वो ऊपर आ गया, जब हमने रोका टेस्ट ट्यूब को तो हल्का पार्टिकल ऊपर आ गया और जो भारी पार्टिकल था वो नीचे बैठ गया। सेम चीज़ होती है, हम पानी में कुछ चीज़ डालते हैं तो जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर तैरती है और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है, राइट। मैं बोलूँ कि एक पत्थर है और एक कागज़ है, तो आपने पत्थर और कागज़ को छोड़ा पानी में तो पत्थर नीचे डूब जाएगा, कागज़ ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि कागज़ जो है वो हल्का है, पत्थर भारी है, राइट। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि इसके जो नीचे साइड है, मतलब जो सेडिमेंटेशन आपको मिला, ठीक है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, है ना। तो यहाँ पर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, ये पॉइंट याद रखना है आपको, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल। इन द सेल, ठीक है। तो इनको सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला। कैसे? क्योंकि देखिए रेडियो एक्टिव जो होता है वो इमिट करता है, एक लाइट इमिट करेगा, राइट। तो इनको यहाँ पर कोई लाइट इमिट होते नहीं देखी, कहाँ पर? सेल के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर प्रोटीन तो नहीं आया, राइट। वहीं पर सेम चीज़ करी गई, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल, क्योंकि जब यहाँ सेम चीजें कराई गई तो यहाँ पर क्या देखा गया, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। अब सेल में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हो गया, मतलब फॉस्फोरस कहाँ है? सेल के अंदर है। इसका मतलब सेल के अंदर क्या पहुंचा? डीएनए पहुंचा, राइट। इससे पता चल गया कि भाई डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। इस चीज से प्रूफ हो गया। अब किसी को कोई बिल्कुल भी ऐसा मैं बोलूं कि मतलब कहीं भी उन्होंने एक गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आप सवाल उठा सको। उन्होंने अपने पूरे प्रूफ के साथ ये चीज बोली विद एक्सपेरिमेंट कि यहाँ देखिए जब मैंने सल्फर रेडियो एक्टिव लिया था तो मुझे यहाँ पर सेडिमेंट में बॉटम में कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वो इस सेल के अंदर आया ही नहीं, क्योंकि सेल भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगा। ये जो कैप्सिड का जो कोट है वो हल्का है, वो ऊपर रहेगा। सेम यहाँ पर हुआ कि जो कैप्सिड का कोट है वो सुपरनेटेंट में पहुंच गया, सेल भारी है नीचे पहुंच गया। इस कंडीशन में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, इस कंडीशन में नहीं हुई। तो इससे पता चला कि भाई यहाँ पर फॉस्फोरस आया है, मतलब सेल के अंदर फॉस्फोरस मतलब डीएनए आया है। मतलब डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये किसने प्रूव कर दिया था? हर्शे एंड चेज ने। कब? 1952 में, बिना किसी एक मैं बोलूँ छोटी सी भी उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि कोई ऑब्जेक्शन उठा पाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? तो आगे देखिए। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है डीएनए और आरएनए की, ठीक है। मैं कुछ पहले प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, क्यों डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, क्यों आरएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पहली बात, स्टेबिलिटी। डीएनए मोर स्टेबल है किससे? आरएनए से। इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड कर रही है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, राइट। फिर हम बात करें कि डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है, आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है। डीएनए की अगर मैं बात करूं तो डीएनए में यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट होता है इंस्टीड ऑफ यूरेसिल, वहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। थायमिन जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू यूरेसिल, राइट। फिर हम बात करें कि डीएनए की जो पेंटोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पर
हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता तो वो क्या हो जाता, मोर रिएक्टिव हो जाता, और रिएक्टिव ज़्यादा होता तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, ज़्यादा रिएक्टिव कम स्टेबिलिटी ज़्यादा रिएक्टिव, राइट। तो यहाँ पर OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे ना होने की वजह से DNA की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पर जो RNA है उसकी जो शुगर है, पेंटो शुगर, राइबो शुगर, उसके सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि उसे मोर रिएक्टिव बनाता है, और ज़्यादा रिएक्टिव तो स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। चलिए तो देखते हैं हम कुछ कुछ पॉइंट फ्रॉम द foregoing discussion. It is clear that the debate between protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment, है ना। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे जिनके बीच में डिबेट चल रहा था कि नहीं DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं, RNA जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया था कि भाई DNA जेनेटिक मटेरियल है। क्या क्लियर है? इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज DNA दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो अब हमें यहाँ पर मिल गया था हमारा जेनेटिक मटेरियल, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, DNA। ओके, हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस RNA इज द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि कुछ वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। मैंने आपको टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ाया था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पढ़ाया था। कहाँ पर पढ़ाया था? मैंने आपको फिर से, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ा था, और मैंने वहाँ कहा था कि टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि कुछ वायरसेस में RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, राइट। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत कहीं भी, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या लिखना है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट of Hershey and Chase, ठीक है, ठीक है। तो ये आफ्टर क्या बोला इन्होंने, हर्शे एंड चेस, दिस unequivocally resolved that DNA is the genetic material, right? नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव DNA as a genetic material, but in some viruses like tobacco
like tobacco, mosaic, टोबैको मोज़ेक और क्या था, क्यूबी ना, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे हम TMV भी कहते हैं, क्या कहते हैं, TMV, एंड QV बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज etc. have RNA as a genetic material. GM का मतलब जेनेटिक मटेरियल, राइट? इतना समझ में आया या नहीं? तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ ऐसे वायरसेस है जिसमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल परफॉर्म करता है, राइट? अब देखिए, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई DNA इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर इज RNA परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structures of two nucleic acid. Can you recall the two chemical differences between DNA and RNA? जल्दी बताइए, क्या आप दो differences बता पाएंगे? तो क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो DNA है वो प्रोडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, उसमें क्या पाई जाती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, और उन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? तो जो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, राइट? और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस? बिल्कुल हम बता सकते हैं दो केमिकल डिफरेंसेस। तो पहला तो क्या हो जाएगा, इन DNA क्या है, एडेनिन। एडेनिन जो है वो पेयरिंग करता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ, किसके साथ, यूरेसिल के साथ, राइट? सॉरी, इन DNA की बात कर रहे हैं। एडेनिन बाइंड्स विथ या पेयर show pairing with थायमिन। ये एक क्या हो गया, केमिकल डिफरेंस, बट इन RNA एडेनिन show pairing with यूरेसिल, किसके साथ, यूरेसिल के साथ, राइट? तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, केमिकल अगर डिफरेंस की बात करें हम, तो दूसरा केमिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, वहीं पर DNA जो है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अगर इसमें और मैं केमिकल डिफरेंसेस ऐड करना चाहूं तो मैं ये भी ऐड कर सकती हूं, इन DNA नो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप, present on second carbon of pentose sugar,
राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है ना आपको, ये पता है ना। वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूं, वहीं पर अगर मैं किसकी बात करना चाहूं, आरएनए की बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं, आरएनए की, तो बट इन आरएनए एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि एक कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हैं, एक ही की बात कर रहे हैं हम, राइट। प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर which makes RNA more reactive and less stable. राइट तो ये क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। तो देखिए अब चलते हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए, तभी वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, राइट। मतलब पहला पॉइंट है कि उसके पास कैपेबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके, अपना रेप्लिका बना सके, मतलब अपनी कॉपीज बना सके। दूसरा, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, अगर म्यूटेट कर रहा है तो स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। एंड फोर्थ जो है, इसमें क्या होने चाहिए, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म होने चाहिए, राइट। तो क्या क्या ये बोल रहे हैं, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, हम बात करते हैं क्राइटेरिया, लिखा हुआ ना यहीं पर, क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है, they should able to replicate, able to generate its replica, है ना, should able to generate its replica और replication। पहला पॉइंट। दूसरा, केमिकली स्टेबल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल। थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूटेशन रेट स्लो। या सीधे लिख सकते हैं स्लो म्यूटेशन, राइट। या सीधे ये भी लिख सकते हो आप स्लो म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेस, सॉरी फोर्थ पॉइंट, एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian characters। तो ये क्राइटेरिया होने चाहिए किसमें, एक जेनेटिक मटेरियल में, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो रेप्लिकेट करना चाहिए, दूसरा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा
तो पता चल रहा है जल्दी से म्यूटेट कर गया और दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल पहुंचा वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, म्यूटेट है, रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव होगा तो बहुत जल्दी क्या होगा, म्यूटेशन होगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोजेनी है या हम बात करें हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, राइट। क्या हो गया, नई स्पीसीज बनेगी और हमारी धीरे धीरे पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, राइट, नहीं तो म्यूटेशन रेट जो है वो काफ़ी फास्ट होगा। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? तो इनका पहला पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, है ना। दूसरा, शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होने चाहिए, स्टेबल। तो आप लिख सकते हो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लिखा हुआ है क्या? हाँ, फिर इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस का मतलब स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, है ना। अगर फास्ट हुआ तो क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जाएगी। क्यों? हम चाह रहे कि हमारे जैसे बने, हमारी जो पॉपुलेशन है वो आगे चल के मतलब जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ह्यूमंस हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आज है कल ह्यूमंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूस करे थे ह्यूमंस ने, जिसको प्रोड्यूस किया था वो कोई दूसरी स्पीसीज बन गई। तो ह्यूमंस की एक लाइफ स्पैन है, वो खत्म हो जाएंगी, नई स्पीसीज बन जाएगी। बट अब ह्यूमन खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। म्यूटेशन होना ज़रूरी है। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, नई स्पीसीज नहीं बनेगी, राइट। इसीलिए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो नई नई स्पीसीज बनी है, इवोल्यूशन हुआ। वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने नई स्पीसीज का इवोल्यूशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉपी बनती है, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पर क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, राइट। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नई स्पीसीज नहीं इवॉल्व होगी और ये हम नहीं चाहते, राइट। तो यहाँ पर म्यूटेशन होना ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए, बट फास्ट म्यूटेशन होना ज़रूरी नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है वही ख़त्म हो जाएगी, नई स्पीसीज बनेगी, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी स्पीसीज स्टेबल नहीं रहेगी। और हमें क्या चाहिए, स्टेबल स्पीसीज चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबल स्पीसीज, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या? अब देखिए, if one examines each requirement one by one because of rules of base pairing and complementarity, both the nucleic acid मतलब DNA and RNA have the ability to direct their duplications, है ना। तो यहाँ पर जो requirements है उनकी अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रिक्वायरमेंट्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंटरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए जो है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, डुप्लीकेट कर सके। डुप्लीकेट का मतलब रेप्लिकेशन शो कर सके, राइट। तो यहाँ पर आरएनए भी रेप्लिकेशन शो करता है, रेप्लिकेशन मतलब उसी के जैसे डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, वहीं पर डीएनए भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, राइट। अगर मैं बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी होती है कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, यहाँ पर बेटा याद रखना जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड शो करता है, मतलब यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड है, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है, बट यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड क्या करेगी, कोड करने का मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे काम करेगी, जिसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड बनेगा, दूसरी स्ट्रैंड नहीं करेगी। नहीं तो क्या होगा, दो अलग अलग क्या बन जाएगी, यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें दो अलग अलग स्ट्रैंड नहीं बनानी, हमें उसी का डुप्लीकेशन बनाना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्रिटी और जो डीएनए है आरएनए है इन दोनों में होता है। ओके,
द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो डुप्लीकेशन शो नहीं करता, वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, कौन सा, रेप्लिकेशन के क्राइटेरिया को, इसीलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, राइट। हमने देखा अभी कि कुछ सम वायरस में आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आरएनए जो है वो फुलफिल कर रहा है, वो क्या है, अगर मैं बात करूं तो उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता भी है, कैपेबिलिटी भी है, वहीं पर केमिकली मोर रिएक्टिव है, कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, बट हाँ वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पहुंचता है। थर्ड पॉइंट जो है कि इसमें म्यूटेशन होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है, बट ये सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। कम सबसे पहला क्राइटेरिया जो है कि वो डुप्लीकेशन कर रहा है, अपनी रेप्लिका बना रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है, अगर यही नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल करने में फेल हो गया, इसीलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, राइट। वहीं पर द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, नॉट द चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। इनका कहना क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जैसे लाइफ साइकिल में बार बार चेंज हो रहा है ना। एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल है तो हमें पता है कि हमारे जो सेल्स है वो बनते हैं, नए फॉर्म होते हैं, पुराने डीजनरेट होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है हमारी लाइफ साइकिल के पूरे दौरान में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जब जो नई सेल डिवीजन चल रहा है तो पता चले डीएनए ही चेंज हो गया, पूरा आरएनए ही चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। किसी इंसान का डीएनए ऐसा नहीं है कि बचपन में कुछ था, बुढ़ापे पे कुछ और है। डीएनए जो है वो एज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, या मतलब जेनेटिक मटेरियल, मैं सिर्फ डीएनए की बात नहीं कर रही, मैं जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ। वहीं पर साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी में चेंज है तो चेंज इन फिजियोलॉजी के साथ जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं होने चाहिए, राइट। इतना समझ में आया क्या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो याद रखना आपको क्या क्या पॉइंट, लाइफ साइकिल में चेंज नहीं होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट स्टेजेस है लाइफ साइकिल की तो उसमें जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया। एज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म की साइकोलॉजी चेंज होती है उसके साथ उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी की। तो देखिए, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ बिल्कुल, स्टेबल है तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच पा रहा है, अगर स्टेबल नहीं होता तो वो चेंज ही हो जाता। तो स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसे, देखिए, इट सेड दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, हमने हीटिंग करी थी आज स्ट्रेन पर, at least did not destroy some of the properties of genetic material। तो हमने जब बैक्टीरिया को किल कर दिया था, हीट कर दिया था, तो हाँ उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर उसका बाकी था जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और वही अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर जो है ट्रांसफर हुआ था, और वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल। क्या था, जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक जो मटेरियल था उसमें कोई भी डिस्ट्रॉय आपको देखने को नहीं मिला, और वही तो क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उससे आर स्ट्रेन में। तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिखा, है ना, कि भाई यहाँ पर जब हमने बैक्टीरिया को किल किया हीट से, तो हाँ बहुत सारा पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट कुछ एटलीस्ट सम पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और वही ट्रांसफर हो गया किसमें, आर स्ट्रेन में, राइट। चलिए अब देखिए, दिस इज नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं गए,
शॉप पर गए तो आपने बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, है ना, ये इसके साथ आपको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होती है डीएनए में, कितनी स्ट्रैंड होती है? 2, और ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनका कहना क्या है कि द डीएनए दैट आर 2 स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग। अब हमने क्या कर दिया, ये डीएनए है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड हो गई 5' to 3', राइट। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जैसे A T G C T A, राइट। तो ये एक स्ट्रैंड हो गई, वहीं पर ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई 3' to 5'। अब देखिए यहाँ मैं बात करूं तो A की जगह T, A C G A T, और इनके बीच में हम बना देते हैं बॉन्ड। क्या बना देते हैं? बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डबल और यहाँ डबल। अब देखिए इधर रीड करो, 5' to 3' रीड करो, A T G C T A, A T G C T A। वहीं पर यहाँ से रीड करो, A का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो क्या है? T, T का A, G का C, C का G, T का A का T। तो यहाँ पर ये आपस में क्या है? ये जो दोनों स्ट्रैंड दिख रही है आपको, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रैंड है, मैंने क्या कर दिया, हीट करने पर इनको क्या कर दिया मैंने? अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? हीट करने पर अलग अलग कर दिया, राइट। तो मैंने क्या किया, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, है ना। क्या कर दिया? इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे 2 स्ट्रैंड मिल गई। तो इनका कहना क्या है कि 2 strands being complementary if separated by heating come together when appropriate condition are provided। अब आपने इनको छोड़ दिया, राइट। क्या करा? तोड़ दिए इनके हाइड्रोजन बॉन्ड और इनको छोड़ दिया, और आपने एप्रोप्रिएट कंडीशन दे दी ना, तो इनकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि ये वापस पास आ जाएंगे और फिर से क्या कर लेंगे? बेस पेयरिंग कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर इनका कहना यही है कि अगर हम हीट करने पर इन स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करने के बाद अगर हम इन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन दे देते हैं तो आपस में ये फिर से बेस पेयरिंग शो कर देंगे, फिर से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, राइट। तो यही तो है क्या? जेनेटिक मटेरियल का पॉइंट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए मैंने आपको वो सारे पॉइंट लिखवा दिए थे, वैसे वो जो पूछा था ना डीएनए और आरएनए में केमिकल डिफरेंस, तो मैंने वहां पॉइंट लिखवा दिए था कि फर्दर OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन at every nucleotide in the RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable। तो इनका ये OH ग्रुप कौन सा OH ग्रुप है? जो सेकंड कार्बन पर पेंटोज शुगर, जो राइबोज शुगर थी, उसकी सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है उस न्यूक्लियोटाइड को मोर रिएक्टिव बनाता है कि आ जाओ भाई आ जाओ, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, आ जाओ मेरे साथ बॉन्ड बना लो, राइट। तो ये क्या कर रहा है? ज्यादा रिएक्टिव होकर उस आरएनए की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, राइट। अगर सिंपल सी बात है, मैं इनर्ट रहूंगी, मैं स्टेबल हूं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसे ही रहूंगी। मतलब भाई कि आपके बोलने से या आपके इन्फ्लुएंस करने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, या आपके जाने से या आपके आने से मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। तो डीएनए यही नेचर शो करता है कि भाई मेरे पास जो मेरी कमी थी कि अगर मैं सेकंड कार्बन पे ओ जो हम ऑक्सीजन एटम को रखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर मैं रखता हूं, तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ पर लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोन पेयर। अब इस लोन पेयर के चक्कर में कोई थर्ड पर्सन आने की कोशिश करेगा और मुझसे बॉन्डिंग शो करने की कोशिश करेगा। तो एक काम करते हैं,
इसी को रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर दूंगा तो मैं ज़्यादा स्टेबल बन जाऊंगा, और मैं ज़्यादा स्टेबल बन जाऊंगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे से रिएक्ट कर सके, है ना, तो मैं ज़्यादा स्टेबल रहूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आरएनए के जो पेंटोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो आरएनए को मोर रिएक्टिव बनाता है और लेस स्टेबल। तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा है किसमें, आपकी केमिस्ट्री में, कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी कम। ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, जल्दी बताइए। पढ़ा है। तो यहां पर क्या है, डीएनए में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है सेकेंड कार्बन पे, जो डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है एज कंपेयर टू आरएनए। अब देखिए, आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव, है ना। तो आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है क्योंकि वो क्या है, रिएक्टिव है। कैसे, क्योंकि आरएनए जो है एज अ एंजाइम रिएक्ट करता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड हमने जब पढ़ा राइबोजाइम, क्या पढ़ा, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। तो आरएनए की कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, ये वाला पॉइंट भी मैंने वहां लिखवा दिया था कि थायमिन की जगह पर यूरेसिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ थायमिन किसकी जगह पर, यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है, वहीं पर डीएनए में थायमिन होता है। थायमिन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो थायमिन जो है वो डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए में क्या है, यूरेसिल ग्रुप है, राइट। अब देखिए, डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्ड, क्या बोल रहे हैं, डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ repair in DNA and you will study these process in higher classes, ठीक है। तो हम आगे वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है डीएनए के रिपेयरिंग के लिए, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के। ये सारे पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस कर लिए हैं, ओके। चलिए, अब देखिए, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, है ना। डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूटेट का मतलब होता है चेंज। म्यूटेट का मतलब क्या होता है, चेंज, राइट। आरएनए जो है फास्ट म्यूटेट शो करता है, फास्ट म्यूटेशन करता है, वहीं पर डीएनए जो है वो स्लो म्यूटेशन, डीएनए जो है वो क्या शो करता है, स्लो म्यूटेशन। क्या शो करता है, स्लो म्यूटेशन, राइट। म्यूटेट दोनों करते हैं, बट यहां पर म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो जो डीएनए है वो स्लो म्यूटेशन शो करता है और आरएनए जो है फास्ट म्यूटेशन शो करता है। अब एक बात देखो आप, अगर मैं बोलूं कि हमने पढ़ा था कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। कुछ ही वायरस है, जैसे कि हमने पढ़ा था आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। अब मैं बात करूं कि ज्यादातर आप एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में डीएनए की जगह आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कर दो, और आरएनए क्या करता है, फास्ट म्यूटेशन शो करता है। तो म्यूटेशन इतने जल्दी जल्दी होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, बहुत नई नई स्पीसीज मिलेगी, बट जो पुरानी स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट होती जाएगी और ये प्रोसेस चलती जाएगी। नई बन रही है, खत्म होती जा रही है, पुरानी खत्म होती जा रही, नई बनती जा रही है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर स्पीसीज में स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। वहीं पर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, मैं मान रही हूँ नई स्पीसीज बन रही है, बट स्लो बन रही है और स्टेबल बन रही है। ऐसा नहीं है कि बस बनी खत्म हुई, बनी खत्म हुई। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीसीज जो बन रही है थोड़े टाइम बाद बन रही है,
स्लो म्यूटेशन से बन रही है, तभी तो आपको नई नई स्पीसीज देखने को मिल रही है। बट स्पीसीज तो बन रही है, मतलब म्यूटेशन हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, बट स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इवोल्यूशन के साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। फिर क्या है? इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, इन्होंने खुद ही बोल दिया भाई कि आरएनए जो है वो क्या है? अनस्टेबल है, म्यूटेट एट फास्टर रेट, बोल दिया इन्होंने। वहीं पर कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। एक बात बताओ मुझे सब, कोविड-19 याद है सभी को? क्या कोविड-19 याद है? तो भाई बहुत कोशिश करी गई थी, हर कंट्री ने बहुत कोशिश करी कि हमें क्या बनाना है, हमें वैक्सीन बनाना है, क्योंकि ये पैंडेमिक डिसीज हो गई थी, पैंडेमिक इन्फेक्शन हो गया था। पैंडेमिक का मतलब क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया था, राइट? बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया था ये। तो अब क्या होगा भाई? हमें ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारी जाने से जा रही थी, अब जान जा रही थी, तो क्या है, हमें कुछ ना कुछ तो बनाना है, ऐसा वैक्सीन बनाना है कि भाई ये फैले ना। बट जो कोविड-19 हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वायरस की वजह से। और वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। क्या था? आरएनए। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से जब तक बेचारे साइंटिस्ट लैब में कोशिश कर रहे थे इसकी जो स्टडी करने की, इसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करने के लिए और वैक्सीन बनाने के लिए, इसलिए इतनी देर में वायरस भाई बोलते हैं बनाते रहो, हम तो म्यूटेट हो गए, हमने तो नई स्ट्रेन बना ली, अब हम इसके थ्रू इन्फेक्शन करेंगे, तुम लगाओगे ये वाली वैक्सीन, उसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि हम तो म्यूटेट कर गए, हमारे ऊपर तो उसका कुछ असर ही नहीं होना। तो ये चीज फेस करने को मिली हमें, इस वजह से काफी टाइम तक क्या हुआ था, वैक्सीन का कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक वैक्सीन बना रहे थे वो म्यूटेट कर जा रहा था, नई स्ट्रेन आ जा रही थी। इसलिए तो हमने कितना पढ़ा था कि ये वेव आ रही, वो वेव आ रही है ना, अलग अलग वेव्स आ रही है, अलग अलग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब ये वाला वायरस आ गया, वो वाला वायरस आ गया। तो क्यों? क्योंकि वायरस जो है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था और वो फास्टर म्यूटेशन शो कर रहा था, राइट? तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो आरएनए जो है कोड करता है, डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब यहाँ पर आरएनए में क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, राइट? आरएनए में क्या होता है? देखिए, आरएनए की अगर मैं बात करूं तो आरएनए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपका आरआरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए जिसे एमआरएनए भी कहते हैं, टीआरएनए जिसे टाइनी आरएनए भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, और हमारा एसएनआरएनए, राइट? तो अलग अलग टाइप के आरएनए हैं। यहाँ पर कुछ अडेप्टर के जैसे काम कर रहा है, कोई मैसेंजर के जैसे काम कर रहा है, खुद बोल रहा है एमआरएनए मैसेंजर के जैसे काम कर रहा है। तो उस पर क्या लगे हैं? यहाँ पर बेस पेयर्स लगे हैं। क्या लगे? यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, राइट? कोडॉन्स लगे हुए हैं। तो उनको रीड करके ही जो अडेप्टर आरएनए होता है, उन दोनों के बीच में कुछ कुछ ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है? एक प्रोटीन बन जाता है। अमाइनो कोडॉन को पढ़ पढ़ के अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, राइट? तो यहां पर इनका कहना है कि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं कर सकता प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि डीएनए को पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन एमआरएनए जो है फिर ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनेगा? प्रोटीन। ओके, तो यहां पर आरएनए डायरेक्टली कोड कर रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए नहीं करेगा। Hence can easily express the characters. Okay, अब देखिए, DNA however is dependent on RNA for the synthesis of protein. जो मैंने इधर बोल दिया वो नीचे लिखा हुआ है, राइट? क्या डीएनए जो है उसे प्रोटीन बनाने के लिए बीच में एक दलाल की जरूरत है, ब्रोकर की जरूरत है। तो देखिए, अगर सिंपल सी बात है, आपको घर खरीदना है, क्या खरीदना है? घर खरीदना है। तो आप घर आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, आप ब्रोकर के थ्रू क्या कर रहे हैं? उस घर को देखने जा रहे हैं। आपको चाहिए क्या? घर। बट आप डायरेक्ट घर देखने नहीं जा पा रहे, आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है? जो डीएनए है वो प्रोटीन बनाना चाहता है, बट वो डायरेक्टली नहीं बना सकता। वो किसकी मदद से बनाएगा? वो डिपेंड है किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर। किसकी सिंथेसिस के लिए?
प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। किसकी सिंथेसिस के लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब देखिए, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ठीक है, तो इनका कहना क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो इवॉल्व है अराउंड द आरएनए। ओके, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, हर एक पॉइंट क्लियर है या नहीं? अच्छे से जल्दी बताइए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर कर दो। अब देखिए, द अबव डिस्कशन इंडिकेट्स दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमने जितना भी डिस्कशन देखा कि हाँ, जो क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल का वो आरएनए भी फॉलो कर रहा है, डीएनए भी कर रहा है। हाँ, म्यूटेशन फास्ट है, स्लो है, रिएक्टिव ज्यादा है, कम है, स्टेबल कम है, ज्यादा है, ये चीज है। दोनों रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, दोनों केमिकली जो है कहीं ना कहीं कोई ज्यादा रिएक्टिव कोई कम रिएक्टिव है। इसलिए तो हमने देखा कि डीएनए ज्यादातर में जेनेटिक मटेरियल क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, वहीं पर आरएनए कम में है क्योंकि वो कम स्टेबल है, बट है तो दोनों जेनेटिक मटेरियल। अब इनका कहना है कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड टू फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें, तो बेटर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, क्योंकि डीएनए में क्या कम है? चेंजेस कम है, म्यूटेशन स्लो है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें स्टोर करना है जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसके लिए अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए आरएनए बेटर है एज कंपेयर टू डीएनए। ओके, क्या इतना क्लियर है? तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आरएनए बेटर है। ओके, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहीं पर हम द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, हमारी ये जो सर्च थी वो खत्म होती है और हमें पता चल गया कि जी हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप सारी प्रीमियर वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 यहाँ पर हर क्लास का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और इस कंप्लीट कोर्स में आपको जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें इंक्लूड रहेगा थ्योरी पार्ट पूरा, हर एक चीज़ इंक्लूड रहेगी थ्योरी में, जो एनसीईआरटी में है वो भी और जो एनसीईआरटी से ऊपर है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा जो है, मतलब जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो सब भी इंक्लूड है। उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सब के थ्रू आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट करने वाले हैं और अपने सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
सीबीएसई बोर्ड के साथ मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।